नमस्कार दीपक सर। आपका धन्यवाद कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। सर, डोनाल्ड ट्रंप बड़ी छाती पीट रहे थे कि भारत के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसका सेहरा उन्होंने अपने सिर पर खुद ही बांध लिया था। लेकिन ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट ने पूरा सिनेरियो ही बदल दिया है। उसमें जिस तरह से बताया गया कि एनएसए अजीत डोभाल ने जाकर दो टूक सुनाई थी मार्को रूबियो को, उसके बाद ही सब कुछ पलटा। उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़े। बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुई है हमारी अमेरिका के साथ, उसका राज क्या है। ये तो नहीं कि एक दिन सुबह सुबह उठा डोनाल्ड ट्रंप या हमारी तरफ के लोग उठे, बोला कोई डील हो जानी चाहिए। रुकी कहाँ हुई थी। आपको याद होगा कि पिछले महीने श्री डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने जाके तो वेनेजुएला से एक व्यक्ति को उठा लिया था और उसकी पत्नी को, जो वहां का राष्ट्रपति होता था, उसका नाम था निकोलस मडूरो। उससे पहले कई सालों से अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंध लगा रखे थे वेनेजुएला पर माडूरो के कारण, कि उसका तेल नहीं खरीदना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर भी चोरी छिपे चीन उनसे तेल लेता था। हमने तो बहुत कम कर दिया था। अब सुनते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। एक जमाना था मिड 2010s में, जब हम बहुत तेल लेते थे वेनेजुएला से। उस वक्त उसकी प्रोडक्शन लगभग 4 मिलियन टन, 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन होती थी, प्रतिदिन। उसके बाद फिर सैंक्शंस लग गई, टेक्नोलॉजी नहीं मिली, उसकी पंपिंग फैसिलिटीज पुरानी हो गई और सब कुछ समझ लीजिएगा कि कोलैप्स कर गया। अब क्या होता है, जब ट्रम्प साहब के लोग वहां वापस गए हैं, उन्होंने उसको वापस जीवित करने की कोशिश की ऑयल इंडस्ट्री को। और अब उसकी प्रोडक्शन कोई 4 लाख बैरल प्रतिदिन से 7 लाख तक चली गई है, लेकिन 40 लाख तक अभी नहीं पहुंचे। बहुत समय लगेगा वहां। ये नहीं होता कि एक स्विच दबाया तो हो जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो तेल है वेनेजुएला का, जो अब पंप हो रहा है, याद रखिए कि एक टाइम में जब हम बहुत सारा उनसे खरीदते थे, यहां तक कि कुछ सालों में तो हमने चीन से भी ज्यादा खरीदा। उनके सबसे बड़े खरीदार हम और चीन थे। तो अब क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब इनका तेल कौन खरीदेगा, मैं निकाल तो रहा हूं तेल वहां से। यूरोपियन यूनियन वाले अभी तक कह रहे हैं भाई इस पे तो प्रतिबंध है, हम तो लेंगे नहीं, और जो आपने किया वेनेजुएला में वो गलत है। अब दो ही देश बचते हैं जो ये तेल लेंगे, एक हम हैं और एक चीन। डोनाल्ड ट्रंप चीन को देना नहीं चाहता। कौन बचता है फिर? हम बचते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम खरीदेंगे। एक चीज आप समझ लीजिए बेटा, हमने ये कहा है कि हम खरीदेंगे उसी दाम पर जिस दाम पर हमें रूस से मिलता है, और फिर रूस से हम हल्के हल्के करके अपना जो हमारा खरीद है तेल की, उसको कम करेंगे। लेकिन हमें उसी दाम से चाहिए, उसी दाम से महंगा नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका का जो ऑयल आउटपुट है, वो जो तेल बेचते हैं, वो महंगा है। दूसरी चीज, बहुत कम देश हैं, अमेरिका में है कुछ रिफाइनरीज जो वेनेजुएला के तेल को रिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तेल है ये भारी तेल है। मैं टेक्निकल में नहीं जा रहा। इसमें हाई सल्फर होता है, तो इसको सावर क्रूड कहते हैं, खट्टा क्रूड कहते हैं, मीठा नहीं। बहुत कम देश है अमेरिका के अतिरिक्त जहां पर ये कैपेसिटी है इसको रिफाइन किया जाए। और देखिए कितनी मजेदार बात है कि भारत में जामनगर में, जहां दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, हमारे पास ये कैपेसिटी है। हमने बनाई थी जब हम वेनेजुएला से क्रूड लेते थे। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे लिए उसको रिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम नेचुरल चॉइस थे। और जब हमने कहा कि हम जितना वो तेल आप पंप कर सकते हो हम सारा लेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप तो भंगला करने लगा। और तुरंत फिर हमने बोला कि भाई अब देख लीजिए, आपकी बात, आपको बचा दिया हमने। नहीं तो आप तो तेल निकालते रहते, खरीदता कौन? आपको तो तेल की जरूरत नहीं है, आप तो खुद बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। रूस को तो इतना बड़ा एक्सपोर्टर, उसको क्या सऊदी अरेबिया को बेचोगे जो खुद इतना बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का? यूएई को बेचोगे, नाइजीरिया को बेचोगे? तो सब बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। और दक्षिण अमेरिका में जो भी देश तेल लेना चाहते हैं वो तो डोनाल्ड ट्रंप से बड़े नाराज हैं। वो वेनेजुएला का तेल लेंगे नहीं। इसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी आती है। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब मैंने कहा कि मैं उठा लूंगा तेल, आपकी मदद करूंगा, तो उन्होंने तुरंत ये जो टैरिफ्स थे इनको कम कर दिया। ये असली कहानी है। जो मर्जी बकवास करें लोग, जिनको कुछ नहीं मालूम है। अब इसमें हमने किन चीजों का ध्यान रखा ये भी आप सुन लीजिए। हमारे किसानों को नुकसान ना हो,
हमारे मछुआरों को नुकसान ना हो, और जो हमारे गाय डेयरी इंडस्ट्री है उसको नुकसान ना हो। कोशिश की उन्होंने, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमें करी, कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं लेंगे, इस पे फंसी रही। क्यों? आखिर एग्रीकल्चर पे हम इतना क्यों फंस गए थे? आपकी उम्र तो बहुत कम है, मेरी ज्यादा है, 74 साल का हूं। अब आपको एक चीज बताता हूँ। 66-67 में वर्षा नहीं हुई थी, भारत की धरती फटी हुई थी, मेरी माँ की धरती, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक अकाल था, फैमिन। उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर गई थी अमेरिका अनाज मांगने, और अमेरिकन लोगों ने कहा भीख मांगने आई है, ऐसी बातें नहीं करते। उन्होंने आके कहा कि अब मैं कभी भी भीख नहीं मांगूंगी, भारत भीख नहीं मांगेगा, और फिर हरी क्रांति हुई एक्सेट्रा। और आज मेरे गोदाम में इतना अनाज है कि मैं सारी दुनिया को 1 साल तक खिला सकता हूँ। ये सब किसने किया? हरी क्रांति किसने की? और हमसे ये भी कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए, अनाज बचाइए। पूछेगा अपने मम्मी डैडी से, अगर वो अभी इधर है, वो बताएंगे। 66-67 2 साल में 104 सोमवार होते हैं, 104 दिन बेटा मैं भूखा सोया। मुझसे पूछे भूख क्या होती है, मैं बताता हूँ। ये नहीं कि घर में खाना नहीं था, लेकिन आपातकालीन स्थिति थी। मैंने जो मैं कुछ कर सकता था एज ए यंग बॉय, एज ए स्कूल किड, मैंने किया। तो ये अगर आप देखें कि हमारे किसानों ने जो चमत्कार किया था, आज हम उनके साथ धोखा नहीं कर सके। यही बात हमने अमेरिकन को समझाई है कि देखो टाइगर, आज तो आप कुछ कह रहे हो, कल कुछ और कह दोगे। इसीलिए जो कहानी छपी है, सच्चाई है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं विश्वास करने की तरफ झुक रहा हूं, क्योंकि डोवाल साहब ऐसे शानदार भारतवासी हैं कि उन्होंने साफ जाके कहा होगा कि देखो टाइगर लोग, हम आपसे कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि आप और हमारे बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्रंटेशन ना, हम कैपिटुलेशन चाहते हैं, आपके सामने झुकेंगे नहीं, कोऑपरेशन करना है आइए। क्योंकि हम पहले भी आपकी पॉलिसीज के कारण धोखा खा चुके हैं। एक मजेदार चीज और बताता हूँ। 1965 में अमेरिका ने ढेर सारे हथियार बेचे थे जिहादिस्तान को, तो हमने उसको अपोज किया था, ये क्या कर रहे हो, उनको क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये हम उनको हथियार बेच रहे हैं ताकि सोवियत संघ से वो भिड़ सके, अगर जरूरत पड़ी। वो आपके लिए हथियार नहीं है, सिर्फ सोवियत संघ के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। तो हमने कहा यार कमाल है, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपने एक बंदूक बना दी है जो एक ही दिशा में फायर करती है, अगर घुमा के मेरी तरफ कर दिया तो उन पे भरोसा हमारा बहुत कम है। हाँ, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन भरोसा जब तक नहीं आएगा पूरी तरह से, तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो हल्के हल्के चलेगी। हम चाहते हैं, हमने कभी कुछ नहीं किया जो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को हानि पहुंचाए। उन्होंने बहुत कुछ किया है, प्रतिबंध लगाया, ये किया, जब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसके बाद। तो ये डोवल साहब ने सही कहा है कि देखो टाइगर, आप अपना इतिहास पढ़िए, भारत ने कभी कुछ नहीं किया आपको अपोज करने के लिए, आपने बहुत बार किया। मेरा ख्याल अमेरिका भी समझ गया कि भारत झुकने वाला नहीं है। ये एक्चुअल कहानी है। अब ट्रम्प साहब तो हर चीज के लिए क्रेडिट ले लेते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि महाभारत में जो जंग हो रहा था कौरव पांडव के बीच में, मैंने रुकवा दिया था, सीज फायर करवा दी थी। और फिर भारत के प्रधानमंत्री ने तो उनको वर्चुअल नोबेल पुरस्कार दे दिया शांति पुरस्कार। सर, आपने शांति बहुत करवाई है, और आप प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के पूरी तरह से उसके हक में है, बड़ी अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रम्प बड़ा चौड़ा हो गया। तो अब मेरा मानना है कि कुछ ही दिनों में तेल आना शुरू हो जाएगा वहां से। लेकिन अमेरिका को ये बात पता लग गई है कि अगर हमने भारत को नाराज किया और वो तेल खरीदना बंद कर देता है, तो मैं क्या करूंगा, वेनेजुएला के तेल के साथ समुद्र में डुबो दूंगा। वो भी नहीं कर सकता क्योंकि प्रदूषण बढ़ता है। ये सच्चाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, हमारा पलड़ा भारी है। लेकिन सर, जैसे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, भारत की किसी एजेंसी की रिपोर्ट भी नहीं है, तो उसमें जिस तरह से हवाला दिया गया है कि सितंबर महीने में एनएसए अजीत डोभाल अमेरिका गए थे, तब मार्को रूबियो से मुलाकात हुई थी। और उस वक्त आपको याद होगा कितने
अजीब तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सारे साथी वो नवैरो, वो लुटनिक, ये सब के सब किस तरह से भारत पर हमलावर थे। यूक्रेन वॉर के लिए मोदी वॉर नाम दे दिया गया था कि भारत वो वॉर जारी रखवाए हुए है क्योंकि तेल खरीदा है रशिया से। ये सब लोग एक साथ भारत पर बोल रहे थे और तभी अजीत डोभाल जी का दौरा हुआ अमेरिका का, और उसके बाद अभी आप देखो हाल फिलहाल के दिनों में इन सबकी बोलती बंद है। तो यानी कि उस दौरे में जो दो टूक सुनाकर आए थे कि बुलिंग हम स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, हम इंतजार करेंगे कि 3 साल और, जब डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे तो दूसरा कोई आएगा उसके साथ करेंगे डील। तो ये सारी बातें हुई, उसके बाद इन तीनों की बोलती बंद हुई जो ट्रंप के इशारे पर कूद रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब को मालूम है कि 3 साल उनके बचे हैं, उसके बाद वो चले जाएंगे। और जो अजीत डोभाल साहब ने ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अंतर्गत जो उनसे कहा है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के चमचे थे, क्या नाम, पीटर बिजारो और स्पुटनिक और पुटनिक जो भी थे, ये तो कितनी गाली गलौज करते थे। हमें कहते थे आप लॉन्ड्रोमैट है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, रशिया को बहुत गाली देते थे। लेकिन अब सब खामोश हो गए पिछले 2-3 महीने से, जब से वेनेजुएला के तेल की बात उठी, सब चुप। ट्रंप ने सबको बोला कि अच्छा आप मुझे को खरीदार ढूंढो इस तेल के लिए। भाई अगर वेनेजुएला की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है, उसके बाद ज्यादा और कुछ नहीं है, तेल है, तो ढूंढ के लाइए खरीदार। कहाँ से लाएंगे? किसी ने बोला मैं चीन को लाता, ट्रंप ने कहा मैं जूता उतार के मारूंगा चीन की बात की तो ये चीजें, ये लोग खामोश हो गए, ये समझ गए कि भारत से पंगा लेना अब नामुमकिन है। ये इंडिया नहीं है, ये भारत है, ये सीधा जवाब देना है। सो हमारे पास ऑल्टरनेटिव था, हम तो रूस से ले रहे हैं तेल, नाइजीरिया से ले रहे हैं, और वेनेजुएला के बिल्कुल साथ एक और देश है गायाना, उनसे तेल ले रहे हैं। वहां पे हाल ही में डिस्कवरी हुई, तो भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी ले रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि हमने डाइवर्सिफाई किया अपने सोर्सेस, और इस समय जो हमारा डोमेस्टिक उत्पादन है और इंपोर्ट है वो हमारे लिए काफी है। हमारे ऑयल टैंक्स हैं जहां हम स्टोर करते हैं तेल को, कभी आपातकालीन स्थिति आए तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सब कुछ सोच समझ के ये सरकार कदम उठा रही है, और अमेरिका को भी ये बात समझ आ गई। सर्गियो गोर जो उनके राष्ट्रपति हैं देश की राजधानी में, उन्होंने आधी मीठी मीठी बातें की हैं भारत के बारे में, गाली गलौज कभी नहीं किया। और मेरा मानना है कि उनको ट्रंप के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, और बीच में कभी जेडी वैन साहब और ये और वो अड़चन लगाते थे भारत और अमेरिका के ट्रेड संबंधों में, तो संजय को सीधा ट्रंप को फोन करते थे कि टाइगर ये क्या हो रहा है, आप तो कुछ और कहते थे, तो ये तो लोग बहुत तंग कर रहे हैं मुझे। तो उन्होंने फिर इनको कहा कि अब शांत हो जाइए। अब वो शांत हो, अब देखा होगा पिछले 2 महीने से कोई आलोचना नहीं हुई। तो हमें तेल मिल रहा है वेनेजुएला का, जो हम तैयार है लेने के लिए, उसको रिफाइन करके फिर यूरोप में बेचेंगे। उतनी हमारी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में, सिंगल साइट पे 2 बहने रिफाइन सिस्टर रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता है उनकी। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें तो इसका ये मतलब है कि भारत ने ये जो अग्रीमेंट किया है ये भारत के हित में है और अमेरिका के हित में भी है, क्योंकि वो तेल बेचेगा, वो जो तेल का पैसा है वो अमेरिकन बैंक अकाउंट में जाएगा, आधा डोनाल्ड ट्रंप खा जाएगा, आधा शायद वेनेजुएला के विकास में लगेगा। अब अमेरिकन कंपनीज वहां पे उसका जो रिकंस्ट्रक्शन है वो करेंगे, तो करने दीजिए, मेरा क्या जाता है। और चीन और रूस वहां से बाहर हो गए, ये सीधी बात है, क्योंकि ऑयल टैंकर्स वेनेजुएला के जो यहाँ पर जाते थे उनको अमेरिका ने पकड़ लिया। और ये भी बता देता हूँ, उसके ऑयल टैंकर जो सैंक्शनड ऑयल जो कहते थे, जहां वो जाते थे वो समुन्द्र में चले जाते थे, वो कहते थे हमने पकड़ लिया इनको, बीच में पकड़ते नहीं थे। वही टैंकर बताते तो थे हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, यहाँ चीन, वो चीन की तरफ को निकल जाते थे, यहाँ यूरोप की तरफ जाते थे, क्योंकि यूरोप को तेल की बहुत जरूरत है। जब वो रूस से कम कर रहा है या बैन कर रहा है, अभी तक बहुत खरीद रहे हैं, तो उसको ऊर्जा की जो जरूरत है ना बेटा, विकास के लिए ऊर्जा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीजें जो है अगर आप ध्यान में रखें, तो जो मेरा ख्याल स्पष्ट रूप से साफ साफ बात की थी डोवाल साहब ने मार्को रूबियो से, वो डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया। डोनाल्ड ट्रंप भी समझ गया कि भारत नहीं झुकेगा। अब बाद में जो मर्जी कह दीजिए, अब हमें क्या फर्क पड़ता। हमने भी कहा बड़ी अच्छी बात है जी, आपने करवा दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मित्र हैं। तो ये इंटरनेशनल अफेयर्स में ये एक बहुत कामयाब चाल चली है आपने, इससे बहुत लोग खुश हो गए भारत में, और पूरी दुनिया में लोग हैरान हो गए कि भारत ने ये कैसे कर दिया। हम तो चाणक्य की संतान है ना, तो बोलिए भाई आपके लिए हम ये करेंगे, आप हमारे लिए ये करेंगे।
सर, डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन घुमाया, पीएम मोदी से बात की, लंबा-चौड़ा पोस्ट भी कर दिया ट्रुथ पर और उसमें ये भी लिख दिया कि अब भारत तो रशिया से तेल बिल्कुल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से नहीं, खरीदेगा, ये बात हो गई। जबकि भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया और नहीं। रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आया सर कि भारत ने हमें इस बारे में कुछ नहीं कहा है। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखा जाए? डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं क्या? हाँ, बड़ बोला है। बोल देता तो बोलने दीजिए। कितना कुछ उसने कहा था, सिंदूर मैंने करा दिया, महाभारत मैंने करा दी, रामायण का जंग मैंने रुकवा दिया। चलिए यार, कर दिया तो कर दिया। लेकिन पीस प्राइज फिर भी नहीं मिला आपको। तो आप जो मर्जी करना चाहे करिएगा। लेकिन भारत ने कभी ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। भारत ने यही कहा है कि हमने सीधी बात की थी और उसके बाद जिहादिस्तान ने कहा कि भाई बहुत मार खा लिया, बंद कर दीजिए। हमने बंद कर दिया। तो ये चीजें हैं। हाँ, अमेरिका का हाथ था उसमें, उन्होंने हमसे बात की कि भाई आप रोक दीजिए। यहाँ तक कि मेरा कल वैंस ने पीएम साहब को कहा था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा अटैक करेगा आपके ऊपर। हमने कहा, आने दो, हम देख लेंगे। तो ये सही है कि हमने पहले उनके आतंकी ठिकानों को ठोका। हमने कहा देखिए आप पे हमला नहीं किया, लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने हम पे हमला किया। उसके बाद फिर जब हमने कहा इन्होंने हमला किया, हम जवाब, उसके बाद तो हमने उड़ा दिया उनको। पाकिस्तान के पूरे आसमान हमारे नियंत्रण में है। तभी तो वो लोग भागे गए अमेरिका के पास कि चाचा बचा ले हमें, अंकल बचा लो हमें। ये है सच्चाई। सर, जब एससीओ के लिए पीएम मोदी चाइना गए थे और एक बड़ी फेमस तस्वीर आई थी शी जिनपिंग की, तीनों की। पुतिन, मोदी की, उस तस्वीर को बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया था। तो आपको लगता है उस मुलाकात से बहुत आहत हो गए थे? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप में थोड़ा सा कुछ मामलों में इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा बचपना है। भाई देखिए, चाणक्य ने ये कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो सकता है। ये कहीं नहीं कहा कि मेरे दोस्त का दोस्त मेरा भी दोस्त होगा। अगर या फिर मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन होगा। भाई अगर तेरी रूस से दुश्मनी है और आप मेरे दोस्त हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं रूस से दुश्मनी करूं, कि मैं चीन से दुश्मनी करूं। वो तो आपकी दुश्मनी है। मेरे साथ दोस्ती नहीं करनी है, मत करो। इतने साल तो हम जी लिए थे आपके बिना। जब आपने उस देश का की मदद की थी जो हमारा खुद ही कहता कि मैं तो जानी दुश्मन हूं भारत का, आपने उसकी मदद की थी। हमने कहा था मत करिए, आपने कहा खामोश, हम खामोश हो गए। लेकिन हमने सरवाइव किया। ये मैसेज मेरा ख्याल किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को पहुंच गया है कि पंगा मत लो बात है। अमेरिका सर भारत में ही नहीं, आप देखो ना रिजीम चेंज की खबरें आती रहती हैं। अब नेपाल में क्या हुआ है, बांग्लादेश में अमेरिका ने क्या किया, हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब कुछ अमेरिका ही तो कर रहा है। और कहा जाता है उनका डीप स्टेट या सीआईए सब कुछ करवाता है। अमेरिका इतनी ताकत नहीं है कि अकेला कर सके। लेकिन उस देश की जो फॉल्ट लाइंस होती है, जो कमजोरियां होती है, उसको एक्सप्लॉइट करता है। अब जहां तक मेरा मानना है, बलूचिस्तान में बहुत इस समय गदर मचा हुआ है। चीन भी बड़ा घबराया हुआ है। मेरा मानना है कि ये खेती मार्शल साहब अब आउट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी सेना कुछ नहीं कर पा रही। और इनके रक्षा मंत्री ने भी कहा है अपने संसद में कि बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया कि हम क्या रोकेंगे। आपको याद होगा, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। पिछले साल जो विदेश में पाकिस्तानी रहे थे, उनसे ये बात कर रहा था ये क्या नाम है, मुल्ला खेती मुनीर। मार्शल। हाँ, ये मुल्ला। तो उनसे कह, पिंजरे वाली मुनिया, तो उनसे बात कर रहा था। हम दो सिविलाइजेशन है, हम बिल्कुल अलग हैं, सोचते अलग। उसके बाद पहलगाम हुआ। उस वक्त उसने बलूचिस्तान की भी बात की थी। ये, और मैं शब्द उसके यूज कर, ये ब्लडी 1500 टेररिस्ट ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की फौज को हरा देंगे। अरे भारत नहीं हरा पाया हमको, जिसकी इतनी बड़ी फौज है। ये 1500 बार बार ब्लडी, क्या मैं इनको ठीक कर दूंगा। लो जी, उन्होंने तेरे को ठीक कर दिया। और आपके गृह मंत्री बोले कि ये जो बलूचिस्तान का मुद्दा, ये तो कोई स्टेशन हाउस ऑफिस, ऐसे जो इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर सॉल्व कर देगा। अब क्या हुआ? ये गधा है, ये जो है ना, ये पिंजड़े वाली मुनिया। इसको पता नहीं है कि मुंह कब खोलना है, कब बंद रखना है। ये हर चीज बता देता है, मोल देता है जो इसके मन में हो। ऐसे नहीं चलती। और आजकल तो ये इसने अपने लोगों को कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिशियन मैं हूँ, सबसे बड़ा अर्थशास्त्री मैं हूँ, सबसे बड़ा टीचर मैं हूँ, सबसे बड़ा फिलोसोफर मैं हूँ, सबसे बड़ा मैथमेटिशियन हूँ। सब लोग कहते हैं जी जनाब, जी जनाब, जी जनाब। आता वाता कुछ नहीं है, मदरसा छाप है। तो ये है सच्ची कहानी। अगर आप देखेंगी, बलूचिस्तान कहीं नहीं जाएगा। ये जो समस्या हो रही है, पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। जब आपने संसद में कह दिया कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है और विदेशी ताकतों का हाथ है, नेचुरली वो तो हर चीज में होता है ना। वहां बाढ़ आती है तो मेरी गलती है, भूकंप आता है तो मेरी गलती है,
कुछ बस की एक्सीडेंट होती है, लोग मर जाते हैं, मेरी गलती है। ट्रेन एक्सीडेंट होता है, मेरी गलती है। वो सब भारत की गलती है। तो अगर आप इसको देखेंगे, उनकी हालत बहुत खराब, बहुत खस्ता है। और अब तो वो बात कर रहे थे कि हम इस्लामिक नेटो बनाएंगे, जिहादिस्तान और सऊदी अरेबिया और तुर्की। तुर्की ने कहा छोले खाओ, मैं कहीं नहीं आने वाला इधर, मेरे को क्या मिलेगा ये करके, मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। फिर सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में बहुत संघर्ष चल रहा है। अभी तक तो आमना सामना नहीं हुआ, हो भी सकता है। तो ये सब चीजें जब आप ध्यान में रखते हैं, मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने इस समय प्रायोरिटी क्या है? उनकी पहली प्रायोरिटी थी वेनेजुएला, उसको उन्होंने सही कर दिया। दूसरी है ग्रीनलैंड, उसको आप हल्के हल्के वो करेंगे। तीसरी है गाजा, उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है, अब वो अपना बोर्ड वोर्ड भी बना रहे हैं। और चौथा है ईरान, वो भी हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, आप देखेंगे। ये सब करके फिर बोलेगा मैं तो अब दुनिया का शहंशाह। तो है यार, बहुत मुबारक हो। सर, जिस तरह से बलूचिस्तान में बीएलए ने पाक आर्मी की नाक में दम कर रखा है, नए-नए हथियार उनके पास है, वर्दियाँ उनके पास है, अब तो महिलाएं भी उनकी ब्रिगेड में शामिल हैं और हेलमेट पहनकर आ रहे हैं, तो ये सब कुछ जो बदल रहा है, आपको लगता है कि बलूचिस्तान को कहीं से फंडिंग आ रही है? क्या सीआईए उनको फंडिंग कर रहा है? 100% कर रहा है, कौन नहीं, कौन कर रहा है। अफगानिस्तान से उनको हथियार आ रहे हैं, और पाकिस्तान बहुत फुदक रहा था चीन के बहुत करीब जाने की कोशिश करना। अमेरिका उनको लाइन में लिया कि जिस दिन मैंने बलोच लोगों को कहा कि शांत हो जाओ, वो शांत हो जाएंगे। तब तक के लिए आप चीन से जरा दूर हो जाइए। और जहां तक ईरान का सवाल है, मेरे लड़ाकू विमान और मेरे लड़ाकू पानी के जहाज उधर उधर युद्धपोत घूम रहे हैं, आप पूरी मदद करिए। और फिर अगर सिपाही भेजने की जरूरत पड़ी मरने के लिए, क्योंकि ईरान भी ठोकेगा, तो आप भेजिएगा, मैं नहीं भेजूंगा। तो वो जो मुल्ला मार्शल है, वो बोला जनाब आप आदेश दो, 1 करोड़ 2 करोड़ कितने मरवाने, मैं सब मरवा देता, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगले दिन मेरी औरतें 5 करोड़ और पैदा कर देंगी। ऐसा बेवकूफ आदमी है, समझ नहीं पाता कि इस समय दुनिया में बहुत सी चीजें हो रही है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, मैं ये मल्टीपोलर वोलर ये शब्द मुझे समझ नहीं आता, फिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है जिसमें केवल पश्चिमी देश ही नहीं, सारी दुनिया का भविष्य तय करेंगे। जो मैं देख रहा हूँ 4 देश करेंगे आने वाले समय में। उनमें अमेरिका, भारत, रूस और चीन, हो सकता है जापान भी आ जाए, और कोई नहीं सर होगा। सर, ईरान के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर रहे थे, ये टर्की में बातचीत ये हो रही बड़ा थी फिर। पुराना ये बड़ा पुराना टैक्टिक है। बातचीत भी करो और युद्ध की तैयारी करो। और जब आप बातचीत कर रहे हो और उनको बोलो, यही तो किया था पहले भी इराक के साथ, बातचीत भी की। ईरान के साथ पिछले साल भी जब हमला किया था, हाँ जी डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, बात करते हुए फिर ठोक दिया। ये तो बड़ा नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और यूएई को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? यूएई ने जो लोन दे रखा था पाकिस्तान को, अब तो उन्होंने कहा और ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर कहा कि 1 महीने के अंदर वापस करो, क्योंकि यूएई के प्रेसिडेंट आपको याद होगा 2 घंटे के लिए 3 घंटे के हाँ लिए हाँ, भारत आए। तो यूएई हमसे डिफेंस डील करना चाहता था, जैसे सऊदी अरेबिया ने जिहादिस्तान के साथ किया। हमने कहा डिफेंस डील वगैरह नहीं हम करते, लेकिन आपकी मदद करेंगे, हथियार दे देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, वो सब चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन ये कि डिफेंस डील, अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर। देखिए, ये बेवकूफ मुल्ला कहता है कि अफगानिस्तान ठोक रहा है पाकिस्तान को, थ्रू तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड थ्रू बलूच लिबरेशन आर्मी। तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान ने हमला कर दिया, तो सऊदी को बोलो ना अपने सिपाही भेजे मरने के लिए। सऊदी कहता है जी छोले खाओ, मैं कहाँ भेजूंगा। ये सब कहने की बात है। वो भी पहुंच गया था लिबिया में, ये गधा जो है मार्शल, हथियार भेजने के लिए $1 बिलियन की मैं एयरक्राफ्ट बेच आया हूँ। वहां मैं मिला हूँ हफ्तार खलीफा, जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहता है, जैसे ये कहता है। वो तो गैर कानूनी सरकार है, संयुक्त राष्ट्र संघ उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसके ऊपर प्रतिबंध है, उसको जाके ये हथियार बेचेगा। सर, हमारे देश में तो जो पूरा विपक्ष है बड़ा परेशान है कि ये डील कैसे हो गई, 4 महीने से लटकी हुई थी, अचानक से एक रात में कैसे हो गई। ये लोग तो पता नहीं कौन कौन सी फाइलें बीच में लेकर आ गए हैं, क्या क्या आरोप लगा रहे नहीं, थे कि पीएम ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया भारत के किसानों के नफे नुकसान को, इस तरह की तो बचकानी बात। ये तो मैंने, और एक चीज इनको और बता देता हूँ, अगर कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट इनको मिल जाए, वो एक होते थे, कोई साहब हमारे फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, जो बहुत नफरत करते हैं आजकल इस सरकार से। कुछ ही महीने पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा था जी भारत को तो तमाचा मारा है अमेरिका ने, भारत तो झुक गया अमेरिका के सामने। जब उस समय जब
पाकिस्तान के साथ जो भी कुछ हुआ था, अमेरिका पाकिस्तान का फेवरेट फील्ड मार्शल देखो तो भारत के मुंह पे तमाचा, भारत खत्म हो गया, जो रिश्ते खत्म हो गए। अब पता नहीं ये फॉर्मर गवर्नर कौन से बिल में छुप गया है जब ये डील हो गई है। तो बोलेगा ये मैंने नहीं बोला था जी, ये एआई जनरेटेड वीडियो था, देखना अब ये भी बोलेगा। तो ये चीजें जो ये ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, अगर इनको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता तो मुंह बंद रखो या पढ़ो पहले किसी से, मुझे बुला लो मैं सिखा दूंगा कि जो डील होती है इकोनॉमिक्स की, ये दोनों तरफ का फायदा होता है। और इसमें अमेरिका की अहम भूमिका रही और हमने भी पूरी तरह से डट के हमने मुकाबला, हमने सरेंडर नहीं किया। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे देखो जी अब उनकी कार्स पे ड्यूटी कम होगी, उनकी गाड़ियां तो हमारे मार्केट को खत्म कर देंगी। मैंने कहा बिल्कुल आपने सही फरमाया। अभी अभी मुझे खबर आई है कि 100 करोड़ की गाड़ी अमेरिका बना के भारत में भेज रहा है। आप खरीदोगे? आपके चाचा खरीदेंगे? कौन खरीदेगा 100 करोड़ की गाड़ी? चुप हो गए। कहते नहीं वो सस्ती गाड़ी हम बेचेंगे। मैंने कहा अच्छा, अपने देश में जाके देखा अमेरिका में गाड़ी की क्या कीमत है? फिर चुप हो जाए। वो दालें बेचेंगे, बेचने दो दालें। हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, हमें दालों की आवश्यकता है, हम जीरो टैरिफ पे ला रहे हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए उतना हम लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को भी प्रोत्साहन मिलेगा। हम उनकी मदद करेंगे कि आप अपनी अपनी खपत आउटपुट और बढ़ाइए। तो ये फायदे होते हैं बेटा ऐसा, और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आएगा। पिछले साल 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, लगभग 80 या 85 बिलियन टन का तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा। और जिहादिस्तान में 1 बिलियन भी नहीं गया। बातें बहुत करें, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये हैं वो है। अरे भाई मार्केट क्या रिस्पॉन्ड करता है? जो ट्रेड डील आपने की अमेरिका के साथ, ट्रेड एग्रीमेंट, मार्केट देखा था कैसे उछल रहा है। ये चीजें जो है मार्केट ने अपना फैसला सुना दिया था। अब इन बेचारों को कुछ और कुछ है नहीं, नरवाने ने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया। अरे पूरी कहानी बताओ। मिसाल के तौर पर अगर मैं जब किसी देश में राजदूत था आपका, तो मेरी कोई किसी चीज पे मुझे निर्णय लेना था और मुझे हमारे मंत्रालय से दिल्ली से पूछना था, तो मैंने मैसेज भेज दिया उनको 3 बजे दोपहर के। मैंने कहा जी मुझे जवाब दे दो, और जवाब आ गया 7 मिनट में। तो 3:07 के, भाई ये कर दीजिए। अब मैं तो लिख सकता था, देखो जी कमाल हो गया, मैं तो सिर्फ 7 मिनट के लिए अकेला था, सिर्फ 7 मिनट के लिए। ये उठा देंगे, देखो जी 7 मिनट के लिए आपका राजदूत अकेला था, आपने जवाब नहीं दिया। मैं किसी को तो निर्णय लेना है, मैं पढ़ने तो दो मेरा मैसेज। ये चीजें होती है बेटा। कहना बड़ा आसान है, निर्वाणी साहब जरूर कहा होगा कि इनसे बात की, उससे बात की, इससे बात की, और उसके बाद मुझे वेट करना पड़ा। फिर बाद में मैसेज आया कि आपने जो करना करी, वो फिर नई डॉक्ट्रिन बन जाती है। मिलिट्री को पूरी छूट दे दी है, जो जिहादिस्तान के बॉर्डर पे है वो 1 गोली चलाएंगे, आप 10 चलाओ। चीन के साथ भी अब वही है। मेरा मानना है, जो अब ये लोग गालवान की बात करते हैं ना, नरवाने साहब की, जो चीनी मेजर जनरल था वहां का इंचार्ज, वो टिंग टोंग पिंग पोंग का बहुत चमचा था। तो उसने कहा कि मैं आपको आपके जन्मदिन पे ये तोहफा दे रहा हूँ, हम ये करेंगे। तो वो टैंक ले आया, कुछ लोग लाया, हमने जवाब दे दिया, भाग गए। बाय द वे, जितने लोगों को टिंग टोंग ने पिंग पोंग ने बर्खास्त किया है ना, जेल में डाल दिया करप्शन पे, ये भी उनमें से एक है। इसको हम कर्मा कहते हैं। अपनी तरफ से उसने जन्मदिन का तोहफा देने का सोचा था टिंग पिंग को, और अब जेल में बैठा है। जन्मदिन मुबारक हो। लेकिन सर जो एक्स आर्मी चीफ है जनरल नरवणे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नाम की एक चीज होती होगी सर, इतने सेंसिटिव। हाँ ये होती है, लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं कहा था कि हमने कौन से हथियार यूज किए। मैंने अभी तक नहीं लिखा है बेटा, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे जहन में है। हम लोग तो कसम खाते, जब मैं भारतीय विदेश सेवा में दाखिल हुआ था 1973 में, किसी भी हम गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, दो चीजें करते हैं। पहला, संविधान पर कसम खाते हैं कि उसका पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत हमेशा जो कुछ हमारे जहन में आता है, जो जानकारी हमको मिलती है जो सेंसिटिव है, हम किसी दूसरे के साथ बांटेंगे नहीं। मैंने तो ये फैसला किया कि कभी नहीं लिखूंगा, और ये भी फैसला किया है कि जो जानकारी मेरे पास थी, अगर उसके बारे में लिखूं, हो सकता है किसी को तकलीफ हो ना हो। मेरे जो जानकारी मुझे मिली थी वो मेरे साथ मेरी अंतिम यात्रा पर जाएगी, मेरे साथ ही दफन हो जाएगी, मेरे साथ ही अग्नि में जल जाएगी। ये होता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो मेरा नहीं ख्याल नरवाने साहब ने किसी चीज का उल्लंघन किया। हाँ, हमको जब कुछ लिखना चाहते हैं, मैंने भी 2 किताबें लिखी हैं, तो वो हमने सरकार को सबमिट की। बोला कि भाई टाइगर लोग बताओ, ने कहा हाँ छाप दीजिए, कोई प्रॉब्लम। वो अपना
फैसला हमको सुनाती है। वही इनके साथ हो रहा है, किसी सरकार छापने नहीं दे रही, ये गलत है। पहले तो हमको उसको स्टडी करना है ना, देखना है उसमें क्या क्या है। नॉर्मल प्रोसीजर अरवानी साहब जानते हैं, तो बाकी लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे। सर बाकी लोग शोर मचा रहे हैं, जो पन्ने लेकर घूम रहे हैं, अब तो किताब भी लेकर आ गए जो अनपब्लिश, जिसको परमिशन नहीं मिली डिफेंस मिनिस्ट्री से। तो नरवाने साहब को सामने आकर कुछ बोलना तो चाहिए सर, इतने दिन से वो खामोश बैठे हुए हैं। उनकी किताब की कॉपियां लेकर कोई नाच रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में, सर कुछ तो बोलना चाहिए उनको सामने आकर। अब इसमें बेटा मैं कुछ नहीं कह सकता, हम लोगों का अपना अपना सबका स्वभाव होता है। वो शायद कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते, वो शायद ये नहीं कहना चाहते ये मैंने नहीं कहा, ये गलत है या सही है, तो फिर आप फजूल में विवाद में पड़ जाते हैं। और फिर तो पता है कि हमारे ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को तो ऐसी चीजों की तलाश होती है। बिल्कुल सर, इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है और हो सकता है इसी तरह के विवाद से बचना चाहते हो एक्स आर्मी चीफ नरवणे साहब, लेकिन जब उनके ही किताब पर विवाद खड़ा हो गया है, राजनीति हो रही है, तो मुझे लगता है कि उनको सामने आकर बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। पर सर आपने बड़े ही विस्तार से बताया कि अंदर खाने क्या कुछ चलता रहता है। डील तो हम सबको ऊपर से नजर आ रही है, लेकिन अंदर खाने किस तरह से अमेरिका को शांत करवाया गया है, पीटर नवेरे को सबक सिखाया गया है, या वो लुटनिक को सबक सिखाया गया है। ईगो छोड़नी पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप को, कितने बड़े ईगोइस्ट हैं वो और कितने बड़े नार्सिस्ट हैं वो। उनके लिए पीएम मोदी को फोन करना आसान नहीं होगा, लेकिन जब दो टूक सुनाया गया है एनएसए डोभाल की तरफ से, तो उसके बाद वो लाइन पर आए हैं और इसीलिए डील संभव हो पाई। आपने सर समय निकाला, बड़े विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद बेटा, जय हिंद।